सो गाइस, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो यही है, इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ, राइट। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल है। सो वी विल बी रीडिंग अबाउट दीज टू एस्पेक्ट्स इन शॉर्ट फॉर्म, इन क्रिस्प फॉर्म, ठीक है। वैसे इस टॉपिक को आपको प्रिपेयर करना है, यू हैव टू प्रिपेयर बोथ दीज टॉपिक्स फ्रॉम मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। हम यहाँ पर सिंपली समझने की कोशिश करेंगे इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। जैसे मैंने बताया, इंक्लूसिव ग्रोथ विल कंप्राइज ऑफ ऑल थ्री फॉर्म्स ऑफ ग्रोथ, इकोनॉमिक, ह्यूमन एज वेल एज सोशल फॉर्म ऑफ ग्रोथ इटसेल्फ, ठीक है। सस्टेनेबल में एक एस्पेक्ट और आके ऐड हो जाएगा, ठीक। सो लेट मी सिंपली शो यू। Yes, so inclusive growth as a strategy of economic development, it received attention owing to a rising concern that benefits of economic growth have not been shared equitably, है ना। जिसकी जितनी ज़रूरत हो उसको उस हिसाब से ग्रोथ का एस्पेक्ट नहीं मिला है, राइट। They haven't been able to receive growth according to their need. Equitable, याद होगा आपको, equitable means according to the need, right? So जब ये रियलाइजेशन हुआ कि भाई the benefit of economic growth up till now has not been distributed amongst the population uniformly as per the need of everyone, then Planning Commission in 2005 stated this out, that what the economy today requires is not just pure economic growth, but what we need is द इंक्लूसिव ग्रोथ एस्पेक्ट, है ना। तो पहली बार इस टर्म को जो मेंशन किया गया, दिस टर्म वाज मेंशन्ड इन आवर 11th 5-year प्लान। हमारा जो 11वां पंचवर्षीय योजना थी, 11th 5-year प्लान, उसमें इसको मेंशन किया गया, 11th 5-year प्लान। और 11th 5-year प्लान का टाइम पीरियड था हमारा 2007 to 2012, 2007 to 2012, राइट। सिंपल टर्म्स में कहें, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ सिंपली मीन्स दैट एवरीवन इज इंक्लूडेड इन द ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट, राइट। आपका कोई भी क्लास हो, इकोनॉमिक क्लास हो, राइट, कोई भी जेंडर हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, इररिस्पेक्टिव ऑफ इकोनॉमिक क्लास, सेक्स, बिलीफ, डिसेबिलिटी एटसेट्रा एटसेट्रा, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, हर किसी को इकोनॉमिक प्रोसेस में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। सो अगर सिंपल वर्ड्स में इसको समझाना चाहें, अगर डिफाइन करना चाहें, व्हाट इज इंक्लूसिव ग्रोथ? इंक्लूसिव ग्रोथ इज सिंपली द इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ जरूर होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ अपने आप में ही ट्रांसलेट करेगा, राइट। सो इट इज द इकोनॉमिक ग्रोथ विच क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन। सभी वर्गों के लिए जो है इकोनॉमिक ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करे। इट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल द सेगमेंट्स ऑफ द पॉपुलेशन, राइट, for all the segments of the population, and distributes the dividends of increased prosperity both in monetary as well as non-monetary terms. याद रखिए, हम यहाँ पर ह्यूमन और सोशल ग्रोथ को भी इंक्लूड कर रहे हैं, उन पैरामीटर्स को भी इंक्लूड कर रहे हैं। जब आप ह्यूमन और सोशल ग्रोथ के पैरामीटर्स को इंक्लूड कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली इसका मतलब क्या है ना। जैसे मैं क्लीन पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर की बात कर रहा हूँ, सेफ ड्रिंकिंग वाटर एबिलिटी, तो सर वो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं है, इट इज सिंपली अ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट। हम अगर साफ पानी लोगों तक पहुंचाएंगे पीने के लिए तो उनके हेल्थ पैरामीटर्स डिटोरिएट नहीं करेंगे, वो लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। अगर बीमार नहीं पड़ेंगे तो ऑब्वियसली उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल्स बढ़ेंगे, ठीक। ऐसे ही अगर हम उन्हें न्यूट्रिशियस फूड प्रोवाइड करेंगे तो मैल न्यूट्रिशन में कमी आएगी, है ना। लोग जो है मैल न्यूट्रिशन का शिकार नहीं होंगे, इसलिए उनकी प्रोडक्टिविटी में सुधार आएगा। उनका आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर जो हेल्थ पर होता है वो अपने आप रिड्यूस डाउन होगा, यस और नो। इसी तरह से बेटर हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करें। अगर कोई बीमार भी पड़ता है व्यक्ति तो उसके पास एक्सेस हो कम से कम प्राइसेस में अपने आप को ठीक कराने की, है ना, ऐसी सुविधाएं हो। सो बेटर हेल्थ फैसिलिटीज, बेटर एजुकेशन फैसिलिटीज, एडल्ट लिटरेसी नंबर्स, ये सारे क्या हुए? ऑल दीज आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। ये सभी हमारे नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स हैं। इनको पैसे के टर्म में मत देखिए, राइट। सो मॉनेटरी अलग हो गया जो पैसे के टर्म में, नॉन मॉनेटरी विच इज नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी इटसेल्फ, राइट, which is going to translate into many other things. So non-monetary benefits भी जो है वो divided रहें, right? They should also be, the dividends of prosperity should be distributed fairly enough, right, across all the sections of the society itself. So इसको कहते हैं हम inclusive growth. So remember, 11th plan defined inclusive growth as a growth process which is going to yield broad-based benefits
केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात नहीं कर रहा है, राइट? किसकी बात कर रहा है ये? इट इज रिलाइंग ऑन ब्रॉड बेस्ड बेनिफिट, मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी। इकोनॉमिक भी चाहिए, सोशल और ह्यूमन भी चाहिए, राइट? एंड इंश्योर्स इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, which means it stands for equitable development और growth with social justice. Social justice ये जो है हमारा टर्म है, it is going to feature in your mains syllabus, right? Social justice का अर्थ होता है जहाँ पर हम opportunity create करें हर व्यक्ति के लिए, right? We should be able to create opportunities. So wealth के terms में distribution हो, राइट? प्रॉस्पेरिटी के टर्म्स में डिस्ट्रीब्यूशन हो, अपॉर्चुनिटीज के टर्म में डिस्ट्रीब्यूशन हो, राइट? इसी को हम कहते हैं इंक्लूसिव ग्रोथ। सो ग्रोथ इंक्लूसिव कब होगा? ग्रोथ इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव व्हेन ग्रोथ टेक्स प्लेस इन सेक्टर्स वेयर द पुअर वर्क। ऐसे सेक्टर्स जहां पर गरीब काम कर रहे हो, ऐसे सेक्टर्स में बढ़ोतरी होगी तो ऑटोमेटिकली इंक्लूसिव ग्रोथ होगा। इट इज गोइंग टू बी इंक्लूसिव व्हेन इट अकर्स इन प्लेसेस वेयर पुअर लिव। जहां पर गरीब लोग रह रहे हैं, स्लम का डेवलपमेंट हो रहा है, राइट? वहां पर पानी की सुविधा पहुंच रही है, वहां पर आपके पास जो है सैनिटेशन फैसिलिटीज पहुंच रही हैं, राइट? तो जब ऐसी जगहों का डेवलपमेंट होगा ऑटोमेटिकली ग्रोथ जो है इंक्लूसिव होगा। देन ग्रोथ विल ऑल्सो बी इंक्लूसिव व्हेन इट यूजेस द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दैट पुअर पोजेस। मतलब ऐसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो पुअर के पास है ना? मतलब उनके लेबर की जब रिक्वायरमेंट होगी ऑटोमेटिकली, उनके पास जो रिसोर्सेज है उनकी जब नीड होगी, व्हेन देयर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर बीइंग यूटिलाइज्ड, ऑटोमेटिकली दे विल ऑल्सो ग्रो इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी एज वेल एज नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। Then growth is also inclusive when it reduces the prices of consumption items that poor consume. मतलब ऐसे items, ऐसे basic necessities of life जिन्हें poor consume कर रहा है, अगर उनका प्राइस में रिडक्शन हो तो आप इसे क्या कहेंगे? आप इसे कहेंगे कि ग्रोथ अभी भी इंक्लूसिव है, ठीक है? सो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड पार्टिसिपेशन इन ग्रोथ बाय ऑल, राइट? Equality of opportunity and participation in growth by all, with special focus on the most vulnerable people of the society, is the very basis of inclusive growth itself. यही है हमारा basis of inclusive growth, ठीक है? अब देखिए inclusive growth में 3 components हैं। economic growth आएगा, इसमें हमारे पास social growth आएगा और हमारे पास human growth आएगा। तीनों जब combine हो, that is when you get inclusive growth in itself. तब जाके आपको जो है inclusive growth मिलता है, ठीक है? सो अगर मैं इकोनॉमिक ग्रोथ के पैरामीटर्स लिस्ट डाउन करूं, इकोनॉमिक ग्रोथ के अगर मैं पैरामीटर्स लिस्ट डाउन करूं तो मैं क्या क्या मेंशन कर सकता हूं इसमें, राइट? व्हेन आई हैव एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर द अनस्किल्ड। इकोनॉमिक ग्रोथ तब होगा जब आई हैव एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर अनस्किल्ड पॉपुलेशन, फॉर अनस्किल्ड पॉपुलेशन। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट कर पा रहे हैं हम अनस्किल्ड के लिए, ठीक है? Second, there is improvement in the standard of living of the masses. There is improvement in standard of living of masses. ठीक? थर्ड एस्पेक्ट क्या हो सकता है? जब एब्सोल्यूट पॉवर्टी के नंबर्स में रिडक्शन हो, राइट? When there is reduction in absolute poverty numbers, reduction in absolute poverty numbers, ठीक? यहां तक भी क्लियर होगा? reduction in absolute poverty numbers, and also there should be increase in the mean income levels, increase in mean income levels of masses, राइट? सो ये सब आएगा किसमें? इकोनॉमिक ग्रोथ में। इकोनॉमिक ग्रोथ कब है? इकोनॉमिक ग्रोथ तब है जब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट हो रही हैं हमारे अनस्किल्ड लेबर के लिए। इकोनॉमिक ग्रोथ तब है जब when there is improvement in the standard of living of masses. Economic growth can be when there is reduction in absolute poverty numbers, and it can be when there is increase in the mean income levels of the masses itself. ठीक है? अब आते हैं जरा ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट पर। सो ह्यूमन ग्रोथ में क्या क्या आ सकता है सर, राइट? ह्यूमन ग्रोथ, ह्यूमन डेवलपमेंट में क्या क्या आ सकता है? ह्यूमन ग्रोथ का मतलब ये है कि हमारे पास बेसिक अफोर्डेबल हेल्थ केयर हो, राइट? सो इसको अलग कर देते हैं, बॉक्स आउट। पहला इसमें एक्सेस टू
बेसिक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, एक्सेस टू बेसिक अफोर्डेबल हेल्थ केयर, ये ह्यूमन ग्रोथ के लिख रहा हूं मैं सारे पॉइंट्स, ठीक है। फिर इंप्रूवमेंट इन एडल्ट लिटरेसी लेवल्स, इंप्रूवमेंट इन एडल्ट पॉपुलेशंस लिटरेसी लेवल, एडल्ट पॉपुलेशन का लिटरेसी लेवल बढ़ रहा है। भाई पढ़े लिखे होंगे लोग तभी तो बढ़िया डिसीजन लेंगे, राइट, आने वाली जनरेशन के लिए भी लेंगे, अपने लिए भी लेंगे, राइट। देन न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी, केवल फूड सिक्योरिटी नहीं चाहिए, पर्याप्त खाना नहीं चाहिए सबके लिए, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी चाहिए, राइट। सो व्हाट वी वांट इज न्यूट्रिशनल एंड फूड सिक्योरिटी, दोनों ही जरूरी हैं सर, राइट। अगर देखने जाएंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की कमी जो है देश में जो है प्रेवलेंट है, राइट। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री हैज माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, तो इसलिए क्या चाहिए, न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी चाहिए कंट्री के अंदर, नॉट जस्ट सिंपल फूड सिक्योरिटी, ठीक। देन कंप्लीशन ऑफ प्राइमरी स्कूलिंग, completion of primary schooling, completion of primary schooling, ठीक। then drinking water availability, safe and portable drinking water availability, सेफ एंड पोर्टेबल ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबिलिटी, ठीक। फिर सैनिटेशन फैसिलिटीज, ठीक है जी। और क्या चाहिए हमें, और क्या चाहिए कंट्री को, चाहिए कंट्री में लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, सबका अपना घर हो, राइट। लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग, लो कॉस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग। अब याद रखिएगा इस लिस्ट में आप और भी पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, राइट। यू कैन ऐड अप मोर पैरामीटर्स, सिमिलरली यू कैन ऐड अप मोर पैरामीटर्स हियर आल्सो, राइट। याद रखिए यहां पर इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड हो, यहां पर इंडिविजुअल ह्यूमन लेवल पे ग्रोथ से रिलेटेड हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है गाइस हमारे पास सोशल ग्रोथ, ठीक है। सो मैं इसको यहीं पर बंद करता हूं बॉक्स को, लेट मी क्लोज दिस बॉक्स हियर एंड नाउ आई कम टू थर्ड वन विच इज सोशल ग्रोथ। सोशल ग्रोथ कब कहेंगे, राइट, कि इकोनॉमी में सोशल डेवलपमेंट, सोशल ग्रोथ हो रहा है, राइट। जब हमारे पास सभी लोगों के लिए काम करने के बाद इंश्योरेंस बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, राइट, इंश्योरेंस बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, इसको हम हेल्थ कवर भी कहते हैं, हेल्थ कवर, लाइफ कवर, ठीक है ना, कि भाई एक्सीडेंट हो गया तो हेल्थ इंश्योरेंस अवेलेबल है आपके पास, राइट। मान लीजिए व्यक्ति नहीं रहा ड्यू टू एनी सर्कमस्टांसेस, स्टिल देयर इज इंश्योरेंस बेनिफिट्स फॉर द डिपेंडेंट्स, व्यक्ति पर जो डिपेंड था उसकी फैमिली के लिए एटलीस्ट हमारे पास कुछ तो है सर्वाइव ऑफ करने के लिए, सो सोशल ग्रोथ मिलेगा, राइट। सेकंड, पेंशन बेनिफिट्स अवेलेबल है, व्यक्ति ने पूरी जिंदगी काम किया, राइट, एट द एंड ऑफ द डे जब वो एक फीबल स्टेज पे आता है, 60+ होता है, राइट, व्हेन ही इज नॉट एबल टू फेंड फॉर हिमसेल्फ, व्यक्ति काम करने के योग्य नहीं रहा या काम नहीं कर पा रहा है किसी भी कारणवश, राइट, तो उसके पास इतना तो हो कि अपना डेली बेसिस का गुजारा कर ले, डेली बेसिस पे सर्वाइव कर ले। सो पेंशन बेनिफिट्स, अगेन पेंशन बेनिफिट्स आर क्रूशियल हियर, पेंशन रिलेटेड बेनिफिट्स, ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सोशल सिक्योरिटी कवर। आपने पढ़ा भी होगा इसको, सोशल सिक्योरिटी कवर कई बार इसको कहा जाता है। याद रखिए भारतीय सरकार जो इस पर काफी काम कर रही है, इस पर पिछले 3-4 सालों में। सोशल सिक्योरिटी कवर स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 इटसेल्फ अटल पेंशन योजना से कहानी शुरू की थी, राइट, और मल्टीपल स्कीम्स के थ्रू जो है अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी पेंशन बेनिफिट्स प्रोवाइड करने के ऊपर फोकस रहा है। सो याद रखिएगा इस पर, है ना। हमने अभी तक इस पर पिछले 5 सालों में 2 बार तो सवाल देख ही लिया प्रीलिम्स में पेंशन रिलेटेड स्कीम्स पे। नेक्स्ट आता है कम्युनल हार्मनी, राइट, थर्ड एस्पेक्ट आता है कम्युनल हार्मनी। कम्युनल हार्मनी, ठीक है,
एंड द फोर्थ पैरामीटर दैट वी वांट इज क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। इकोनॉमी में स्पेस होना चाहिए, देश की अर्थव्यवस्था में इतना स्पेस हो, R&D पर काम किया जाए, है ना, हर किसी को अपनी क्रिएटिविटी शोकेस करने के लिए, टैलेंट शोकेस करने के लिए स्टेज मिले, प्लेटफॉर्म मिले, राइट। सो क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशंस, ठीक है। सो इसको हम क्लब कर सकते हैं अंडर सोशल ग्रोथ। अगेन यू कैन ऐड अप मोर पैरामीटर्स आल्सो, ऐसे चीजें जो सोसाइटल लेवल पे हमें आगे लेके जाएं, जैसे ह्यूमन, जैसे आप कह सकते हैं इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया, है ना, रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी अपने आप में ऐड करता है सोशल ग्रोथ के पैरामीटर में। सो आप ऐसी चीज़ों को ऐड अप कर सकते हैं इसमें। गाइज नेक्स्ट आई वांट टू एक्सप्लेन यू, आई वांट टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर कर्व। कुज़नेट्स कर्व है इसका नाम, KUZNETS, कुज़नेट्स कर्व, ठीक है। कई बार हमने देखा है प्रीलिम्स में दे हैव अ टेंडेंसी टू आस्क क्वेश्चंस रिलेटेड टू दीज ऑफ वेट टॉपिक्स ना। सो अगर ऐसा कुछ टर्म नजर आए, कुज़नेट्स कर्व बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, राइट। सो इट वाज डिस्क्राइब्ड बाय एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड कुज़नेट्स ओनली, ठीक है। और किनीजियन इकोनॉमिक्स के फॉलोअर हैं ये, ही इज अ फॉलोअर ऑफ किनीजियन इकोनॉमिक्स। देखिएगा भी आपको जो ये कर्व प्रपोज करेंगे। सो व्हाट ही प्रपोजेज इज दैट व्हेन यू सी ग्रोथ ऑफ एन इकोनॉमी, जब भी आप एक इकोनॉमी का ग्रोथ एस्पेक्ट देखें, सो यू विल फाइंड दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल इंक्रीज। जब एक इकोनॉमी ग्रो करता है तो एक इकोनॉमिक इनइक्वालिटी बढ़ती है ना। कई बार सरकार के डायरेक्ट इंटरवेंशन के कारण, कई बार सरकार के इंटरवेंशन ना करने के कारण। सो सरकार के लिए तो कोई वही नहीं है, चारा ही नहीं है यहाँ पर, राइट। सो एट टाइम्स ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट एंड एट टाइम्स ड्यू टू इवन नॉन इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट, वी विल फाइंड दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल बेसिकली कीप इंक्रीजिंग, बढ़ता रहेगा। मान लीजिए प्राइमरी सेक्टर ग्रो करा, जिसके पास ज़मीन है, जिसके पास फर्टाइल पैच ऑफ लैंड है, वो ग्रो कर गया, बाकी लोग पुअर रह गए, राइट। फिर सेकेंडरी ग्रो करेगा, बेस्ड ऑन द ग्रोथ एस्पेक्ट ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी सेक्टर विल स्टार्ट ग्रोइंग। जैसे जैसे सेकेंडरी सेक्टर ग्रो कर रहा है, आपको क्या दिखेगा कि भाई जिसने फैक्ट्री डाल ली, जिसको सब कुछ मिल गया, लाइसेंस मिल गया ऑपरेट करने का, राइट, दे विल स्टार्ट टू ग्रो, वेयर एज अदर्स दे विल रिमेन, है ना, they will have lesser levels of income or they may not even have an income. So economic inequality further बढ़ती है। फिर आता है सर्विसेज सेक्टर। अब भाई जो पढ़ लिया, लिख लिया, है ना, जिसके पास स्किल सेट आ गया, नॉलेज बेस आ गया, वो तो अपने इनकम लेवल्स पे वृद्धि कर लेगा, राइट। सो ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम दिस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल कीप इंक्रीजिंग। सो आप देखेंगे इसका जो, अगर मैं इसे दो पार्ट में डिवाइड करूं, पार्ट 1 पार्ट 2 में, सो इफ दिस इज पार्ट 1, इन पार्ट 1 द इकोनॉमिक इनइक्वालिटी विल कीप इंक्रीजिंग, बट उम्मीद की किरण अभी जिंदा है, राइट। तो ये क्या कहते हैं, ही सेज दैट देयर विल कम अ पॉइंट ए, ऐसा एक पॉइंट जरूर आएगा जहां पर सरकार के इंटरवेंशन से, राइट, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ द गवर्नमेंट विल डिफाइन इट्स पॉलिसीज, स्कीम्स। सरकार क्या करेगी, स्कीम्स बनाएगी, पॉलिसीज बनाएगी, है ना, वेलफेयर ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में रख के वेलफेयर, सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स बनाएगी। और इसका रिजल्ट क्या होगा, द रिजल्ट विल बी दैट government will try and push down, government will try and decrease the economic inequality। सरकार जो है इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को कम करने के प्रयास करेगी, ठीक है। इसी को इन्होंने डिस्क्राइब किया एज कुज़नेट्स कर्व, ठीक है। सो मैंने कहा ना कि केनीजियन इकोनॉमिक्स के फॉलोअर हैं। आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि एक पॉइंट आएगा जहां से डिप करेगा इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक। क्यों डिप कर रहा है, बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट्स इंटरवेंशन। कीन्स के फॉलोअर है ना, कह रहे हैं सरकार का रोल स्पेसिफाई कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी तुम्हें जो है कुछ करना ही नहीं है, यू हैव टू वेट फॉर दैट बिग इकोनॉमिक डिसरप्शन टू हैपन। रेगुलर टर्म्स में भी आपको क्या करना है, यू हैव टू लुक एट इकोनॉमिक इनइक्वालिटी लेवल, इफ इट इज राइजिंग अलार्मिंगली देन यू हैव टू टेक स्टेप्स टू डिक्रीज इट डाउन, ठीक है। सो बहुत सारी सरकारों ने इस पर काम किया। आप देखते हैं आज की डेट में मेजरली गवर्नमेंट्स दे हैव देयर ओन सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम्स एंड आई मीन वी कैन ट्रेस इट ऑल बैक टू द दिस पर्टिकुलर ग्रास रूट इटसेल्फ, है ना। तो ये उसके रूट्स हैं उस थॉट प्रोसेस के कि सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर स्कीम क्यों लगाना है, बिकॉज यू वांट टू डिक्रीज डाउन ऑन इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। गाइस हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल ग्रोथ, ठीक है। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज बेसिकली अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, राइट। इट इज मच ब्रॉडर एज कंपेयर टू योर इंक्लूसिव ग्रोथ एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज देयर बिकॉज वी वांट टू लिंक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंट। हम क्या चाहते हैं, हम डेवलपमेंट तो चाहते हैं
but we don't want development to occur at the cost of environment. We want it to be included. हम चाहते हैं कि environment को ध्यान में रख के डेवलपमेंट की पॉलिसीज निर्धारित की जाए, डेवलपमेंट की पॉलिसीज जो है बनाई जाए. ठीक, अगर हम ऐसा करते हैं सो वी विल नेवर वांट एनवायरनमेंट टू सफर. हम कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि एनवायरनमेंट जो है वो प्रभावित हो. Right? That is why we say that sustainable development in itself is a very broader concept. It is linked to climate change phenomena. It is linked to global warming phenomena. It is linked to greenhouse gas emissions, which is affecting the earth, which is affecting everyone across the globe, and thereby it is a collective responsibility of every human being on the planet. ये हम सबों की responsibility है एक तरह से, right? That we want to provide a better environment, better set of natural resources, right? To our future generation by imposing self-imposed restraints. खुद के ऊपर कुछ रिस्ट्रेंट्स लगाना चाहते हैं. ये नहीं कि जो भी हमें नेचर ने रिसोर्स दी या पहली जनरेशन से हमें रिसोर्सेज मिली हैं उस सबको खुद ही यूटिलाइज नहीं करना. वी डोंट वांट टू मिसयूज दीज रिसोर्सेज और आई मीन फिनिश दीज रिसोर्सेज टू द एक्सटेंट दैट वी हैव नथिंग लेफ्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, राइट? सो क्या है, एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है. इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ग्लोबल वर्ल्ड, राइट, ऑफ प्रोवाइडिंग अ बेटर एनवायरमेंट through self-imposed restraints, minimizing further damage to the environment, right? And thereby it is the responsibility of every generation. यहाँ से लेके आगे, मतलब जिस दिन realization हुआ उससे आगे हर generation की responsibility है कि natural resources को बहुत efficiently use करे, बहुत judiciously use करे, right? And thereby to be able to give to future generations the ability to meet their own needs, है ना? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है अपने आप में ग्लोबल कॉन्शियस में, है ना. द फर्स्ट टाइम दैट दिस वाज टॉक्ड अबाउट वाज इन 1984. 1980s में पहली बार इसकी बात हुई, है ना. बट वहाँ से अगर आगे चलें तो अब देख लीजिए, इट हैज़ बीन क्लोज टू व्हाट 16 and 22 ईयर्स. तो 36 तो हो ही गया है ना. 36 and 2 38 ईयर्स हो चुका है. मतलब पहली बार जब इसकी बात हुई थी almost 37-38 years have taken place, and still we find that countries across the globe, they are not on board at times, right? There are still many individuals who believe that climate change is just a hoax, right? उनको लगता है कि बस ये पढ़े लिखे लोगों की बनाई हुई कहानी है ना. ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, हमारे आसपास तो चीज़ें सेम है, right? But this is something that is happening for real. ये कुछ ऐसा है जो हम अपनी ज़िंदगी में अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं होता हुआ, है ना. और आने वाली जनरेशंस को डेफिनेटली ये प्रभावित करेगा. इट इज़ डेफिनेटली गोइंग टू इम्पैक्ट देयर चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑन दिस प्लैनेट ऑल्सो, है ना. और इससे मुझे याद आता है एक बड़ा फेमस कोट है. देयर इज अ वेरी फेमस कोट बाय गांधी जी इटसेल्फ, फादर ऑफ द नेशन. ही सेड दैट देयर इज प्लेंटीफुल फॉर एवरीवन्स नीड, है ना. सभी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए तो पर्याप्त है, बट देयर इज नॉट इनफ फॉर एवरीवन्स ग्रीड. अगर हम ग्रीड की बात करें तो उसके लिए पर्याप्त नहीं पड़ेगा, है ना. हम कितना भी ले आए उसके लिए पर्याप्त कभी नहीं पड़ेगा. सो देयर इज प्लेंटीफुल फॉर एवरीवन्स नीड बट नॉट फॉर एवरीवन्स ग्रीड, ठीक है ना. तो वही एस्पेक्ट पर ये काम करता है. सो कई बार जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे रेज किया जाता है. आप देखेंगे यूएन के एजेस के अंडर इट इज़ समथिंग दैट इज़ ऑलवेज टॉक्ड अबाउट. टुडे वी हैव 17 यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी हाईलाइट किए गए 2015 से लेकर 2030 के बीच में जो हमें अचीव करने हैं, ठीक है. सो एक बार आप उसकी लिस्ट को भी देख सकते हैं. सिंपल शब्दों में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, सो आई कैन से दैट यू कंबाइन इंक्लूसिव ग्रोथ. हम चाहते हैं सबका साथ सबका विकास तो हो, इंक्लूसिव ग्रोथ हो, बट इस इंक्लूसिव ग्रोथ में वी शुड नॉट फॉरगेट अबाउट द एनवायरनमेंट. इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ एनवायरनमेंट. तो आपको एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रखना है, एनवायरनमेंट से स्पेसिफिक भी पॉलिसीज बनानी है ना. इनफैक्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट खुद में कहता है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इटसेल्फ सेज दैट natural resources are there for to be utilized by the humankind, है ना. कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप सड़कें बनाने के लिए पेड़ मत काटिए, लेकिन पहले प्लानिंग करिए, है ना. कि हमको आने वाले टाइम में सड़क बनानी है. मान लीजिए 3 साल में 4 साल में यहाँ पर सड़क की नीड होगी, तो आज से ही एफॉरेस्टेशन शुरू कर दीजिए. 3-4 साल में अपने आप घना जंगल खड़ा हो जाएगा, राइट. काट लीजिएगा. सो इधर से काटिएगा तब तक इधर जंगल खड़ा हो गया, राइट. सो पॉइंट ये है दैट इफ यू प्लान इट वेरी वेल, राइट, even if we disturb, right, these natural resources to a minimum level, right, idea ये है to disturb it to a minimum level. So
इफ वी प्लान वेरी वेल देन वी कैन डू इट। अगर हम प्लानिंग करें तो बहुत अच्छा है, बिना प्लान के जाएं और नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करते जाएं, खत्म करते जाएं, तो सर कुछ बचेगा ही नहीं, देयर विल बी नथिंग लेफ्ट, है ना। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के टर्म्स में अगर ग्लोबल स्केल पे हम बात करें तो एट द ग्लोबल स्केल आई वुड से दैट इट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन, इट इज नॉट जस्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ developed nations. Agreed, developed nations were the ones to get industrialized, they were the ones who have been polluting, they are the ones who have been causing a lot of damage to natural resources, right? उसी का डायरेक्ट रिजल्ट आज हम देख रहे हैं ग्रीन वार्मिंग, ग्रीन हाउस गैस एमिशन के टर्म्स में, ग्लोबल वार्मिंग के टर्म्स में, है ना, मेल्टिंग ऑफ पोलर कैप्स। But please also understand that developing world, India, countries like India, Brazil, they cannot wash their hands off. ये नहीं कह सकते कि नहीं सर उनकी जिम्मेदारी है, हमारा तो पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा एमिशन बहुत कम है ना, तो हम नहीं कुछ करेंगे, नहीं, इट इज अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एवरीवन। हाँ जी, लेकिन उस कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में, है ना, जो शेयर होगा, द शेयर ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर डेवलप्ड नेशंस इज गोइंग टू बी अ बिट हायर, राइट, बिकॉज दे डू हैव द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू गो फॉर R&D, दे डू हैव द रिसोर्सेज टू गो फॉर ग्रीनर रिसोर्सेज, है ना, वो ला सकते हैं ग्रीन एनर्जी के टर्म्स में, ट्रांजिशन ग्रीन एनर्जी के लिए टेक्नोलॉजीज डेवलप कर सकते हैं, सो दे डू हैव द इकोनॉमिक रिसोर्सेज टू डेवलप दोज ग्रीनर टेक्नोलॉजीज, एंड once they are able to develop it, then production can take place in countries like India, है ना। ऐसे देशों में डेवलपमेंट होगा क्योंकि मेजरली कंजम्पशन भी यहीं पर देखा जाएगा, है ना। सो जहां पर मेजर पॉपुलेशन है, चाइना, इंडिया, इन देशों में जो है फटाफट ट्रांजिशन किया जा सकता है इफ देयर इज शेयरिंग ऑफ सच टेक्नोलॉजीज विद दिस डेवलपिंग वर्ल्ड, ठीक है। तो डेवलप करने की जिम्मेदारी उनकी, हाँ, उसको इंप्लीमेंट करने की, अपने देश में कैसे इनकॉर्पोरेट करना है, कैसे इंप्लीमेंट करना है, वो हमारी, है ना। आप देख भी रहे हैं, अभी हमने टारगेट भी लिया है विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन ऑफ सोलर पावर ऑल्सो, विद रिस्पेक्ट टू जनरेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ऑल्सो, है ना। तो भारत अपने टारगेट्स बढ़ा रहा है, लगातार बढ़ा रहा है, तो भारत तो अच्छा एग्जाम्पल है, इंडिया इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ दिस शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी फंडा कैन वर्क, बट द आइडिया इज टू कीप द टेम्परेचर्स बिलो 2 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, जो कि अचीव नहीं हो पाएगा बाय द एंड ऑफ सेंचुरी, ठीक है। सो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है रिगार्डिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। सो भारत के स्पेसिफिक अगर मैं कुछ पॉइंट बताना चाहूँ कि इंडिया कहाँ पर मेजरली काम कर सकता है, वेयर कैन इंडिया ऑपरेट, सो आई वुड से इंडिया कैन लुक इनटू सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, है ना। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट करे, ये जो हम माउंटेन्स ऑफ गार्बेज बना रहे हैं ये ना करें, राइट। सेकेंड इज गोइंग टू बी सैनिटेशन फॉर द पीपल, इसको लिख देते हैं, लेट मी राइट दिस। सो इंडिया के लिए मेजर एरियाज कहाँ हैं, है ना, एरियाज दैट नीड टू बी कवर्ड विद रिस्पेक्ट टू इंडिया। सो फर्स्ट मेजर थिंग इज गोइंग टू बी सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, है ना। सेकंड क्या हो सकता है हमारे लिए, सेकंड कैन बी सैनिटेशन फॉर ऑल, सैनिटेशन फॉर ऑल द पीपल, स्पेशली लिविंग इन रूरल एरियाज, स्पेशली इन रूरल एरियाज, especially in rural areas, and the idea is not just to build up toilets here, है ना, हमें behavioral change induce करना है so that people use these facilities, they are sustainable enough, right? So the larger focus needs to be on cleanliness and hygiene, cleanliness and hygiene, है ना। थर्ड थीम जो मैं कहूँगा वो होगा preservation of rivers, हमें अपने rivers को conserve करना है, right? Conservation and preservation of rivers. Now remember, if you look at major cities of India ना, अगर आप भारत के मेजर शहरों को देखें, पुराने टाइम पीरियड में बसाए गए, फोर फादर्स कितने स्मार्ट थे देखिए आप, राइट। Our rivers have been, our major cities have been placed right next to rivers, है ना। तो इस बात से ही समझ में आता है, राइट। From this aspect we can understand it very clearly that rivers are lifelines for the humans, ठीक है। और
rivers are going to be important for agriculture, they are going to be for day-to-day activities, drinking water abilities, right, all of that, and that is why there is a need to protect them from industrial effluents, from disposal of waste, right. और आप इसे उस हद तक पल्यूट नहीं कर सकते हैं कि इसका पानी कंजम्पशन के लिए ना हो, है ना. कई बार हम देखते हैं रिलीजियस जो है वो रिलीजियस वेस्ट इज ऑल्सो डम्प्ड इनटू द रिवर एट टाइम्स, है ना. सो पूजा वगैरह किया और उसके बाद उसको डंप कर दिया रिवर में. दैट इज नॉट समथिंग दैट इज डिजायरेबल नाउ, है ना. ये 21वीं सदी का भारत है. दिस इज 21st सेंचुरी इंडिया. वी नीड टू रियलाइज दैट रिवर इटसेल्फ इन इट्स लिविंग फॉर्म, है ना, अपने अपने लिविंग फॉर्म में वैल्यूएबल रिसोर्स है अपने आप में एक, है ना. तो उसे वो रिगार्ड दे कम से कम, ठीक है. फोर्थ एरिया में कहूँगा इज स्लम्स, है ना. फॉर्मेशन ऑफ स्लम्स एंड रीलोकेशन ऑफ स्लम्स. तो फॉर्मेशन तो नहीं होने देना पहली चीज, क्योंकि स्लम्स अपने आप में हाफिजर्ड डेवलपमेंट को डिनोट करता है जहां पर कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं होती, राइट. सो वी कैन नॉट अलाउ फॉर्मेशन ऑफ मोर एंड मोर ऑफ स्लम्स एंड वी नीड टू रीलोकेट देम. अब सोचिए ना, मतलब कितने गलत रीजंस की वजह से पूरी दुनिया में पॉपुलर है, राइट. इंडिया इज होम टू वन ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्लम्स, है ना. पूरे एशिया का तो बिगेस्ट है ही धारावी, राइट. तो ऐसे में इनको रीलोकेट किया जाना चाहिए, बेटर सैनिटेशन फैसिलिटीज क्रिएट की जानी चाहिए, है ना. क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एबिलिटी हैज टू बी क्रिएटेड हियर. सो वी नीड समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट, राइट. So slums need to be looked at from the point of view that yes, we will need workers, but I mean we will need labor force, and the labor force is going to migrate from rural to urban in search of better employment, better jobs itself, but we need to be ready for them. हमें तैयार रहना पड़ेगा कि इन्हें अफोर्डेबल हाउसिंग के थ्रू बेटर अकोमोडेशंस प्रोवाइड करें जहां पर बेटर फैसिलिटीज हों, ठीक है ना. सो एक तो ये एस्पेक्ट आ गया, एंड देन लास्ट एंड फाइनल जो आता है हमारे पास वो आता है अर्बन डेवलपमेंट. Urban development, and see this is something of a major concern also, and we need to understand that urban development has been rising in India, ठीक है. So urban development को हम इस नज़रिए से देखें कि जो हमारे पास existing cities हैं, the existing cities that we have, they are almost reaching their zenith point, ठीक है. So आप existing cities से expect नहीं कर सकते that they will be able to take in this high number of migrant labor that is going to come in, है ना. So ये जो हमारे पास labor move in करेगी, we can't settle them here. So इसका best solution क्या है? What is the best solution here is we need to create sustainable cities of the future. What we need today is sustainable cities of the future. Sustainable cities of the future, ठीक है. So urban development has to be seen not from existing cities but from developing newer cities to reduce the pressure on existing cities itself, as it is believed that urban population is going to cross 50% in this coming decade, है ना. अगर हम देखें by the year 2030 we will cross the 50% mark itself, right. So it has to be planned urbanization covering all major aspects and cities to have optimal levels of population so that we don't stress any natural resource, है ना. कई बार बिजली का, कई बार इलेक्ट्रिसिटी का, पानी का हमें शॉर्टेज देखने को मिलता है, किल्लत देखने को मिलता है. फिर हमें अर्बन फ्लड्स की सिचुएशन देखने को मिलती है चेन्नई जैसे शहर में, है ना. सो इसको अवॉइड हम ऐसे ही कर सकते हैं. वी कैन अवॉइड दीज सिचुएशंस ओनली बाय डूइंग दिस. अर्बन डेवलपमेंट चाहिए, प्लान्ड वे में चाहिए, और वी नीड टू क्रिएट न्यूअर सिटीज. And these new cities should be planned, should be completely planned enough, and they are going to be your sustainable cities of the future. ये होंगी आपकी आने वाले समय की sustainable cities themselves, ठीक है. इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको कोट करना चाहूंगा, that is going to be your न्यू रायपुर, है ना. न्यू रायपुर, ये जो नया रायपुर बन रहा है हमारा, ये है बिल्कुल पूरी तरीके से प्लान्ड, है ना. So this is going to be a very good example. इसी प्रकार से अमरावती बन रहा है कैपिटल सिटी, it is going to be completely planned, right? So we need to go for building up new cities. नए शहर बसाने पड़ेंगे पूरी तरीके से, है ना. और these are going to be our sustainable cities of the future to accommodate this the rise for the need for urban development aspect ना. So इसको ध्यान में रख के जो है we can go for this.
गाइज नेक्स्ट वी कम टू एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व। अभी मैंने आपको कुज़नेट्स कर्व समझाया है ना, केसी कुज़नेट्स कर्व। ये क्या है? दिस इज जस्ट एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ दैट कर्व, ये उसका ही एक्सटेंडेड वर्जन है। दिस इज EKC, एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व। So you can call it as EKC, environmental Kuznets curve। ठीक है, आप इसे मेंस के आंसर्स में भी कई बार यूज कर पाएंगे, और अगर प्रीलिम से पूछ ले तो वेल एंड गुड, यू विल बी एबल टू आंसर इट। सो क्या कहता है? नाउ इंस्टेड ऑफ हैविंग इनकम इनइक्वालिटी, नाउ वी हैव एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। सो एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को ले लिया इसने, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। ठीक, वो वही है, ग्रोथ एस्पेक्ट ही है, राइट। सो पर कैपिटा इनकम इंक्रीजिंग या ग्रोथ इंक्रीजिंग, है ना। पर कैपिटा इनकम क्या होता है? लेट मी राइट दिस ऑल्सो फॉर यू। पर कैपिटा इनकम इज माय पर पर्सन इनकम। पर पर्सन इनकम, पर कैपिटा इनकम, पर पर्सन इनकम क्या है? दिस इज टोटल नेशनल इनकम, टोटल नेशनल इनकम। ये हम ले लेते हैं NNP एट फैक्टर कॉस्ट, NNP एट फैक्टर कॉस्ट, एंड वी डिवाइड दिस नंबर विद, है ना, वी डिवाइड दिस नंबर विद टोटल पॉपुलेशन, विद टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, सो ये निकला है हमारे पास पर कैपिटा इनकम और पर पर्सन इनकम। ठीक है, सो मान लीजिए अगर पूरे देश की आय 220 लाख करोड़ है, आपने इसको डिवाइड कर दिया 220 लाख करोड़ डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन 140 करोड़। ठीक है, आपको मिल जाएगा पर पर्सन इनकम इटसेल्फ। ठीक है, सो कर्व पर वापस आते हैं, तो ये कह रहा है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, पर कैपिटा इनकम, और इधर ले रहा है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, environmental degradation. Now what does the curve say? So environmental Kuznets curve, as I said, is an extension itself of Kuznets curve, and the curve simply says that in the initial growth stage of the economy, जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो करेगा वैसे वैसे क्या होगा? प्राइमरी सेक्टर आएगा, नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करेगा, पूरी तरीके से नेचुरल रिसोर्सेज पर रिलाई करता है। सो ज़मीन खराब कर रहे हैं, उसे पल्यूट कर रहे हैं, एयर पल्यूट कर रहे हैं, वाटर पल्यूट कर रहे हैं, है ना, सारे नेचुरल रिसोर्सेज को डिग्रेड करेगा। फिर इंडस्ट्रियल सेक्टर आएगा, सेकेंडरी सेक्टर विल कम इन, दिस विल आल्सो पल्यूट, ये भी तो पल्यूट करेगा ना, कंट्रीब्यूट ही करेगा। और फिर सर्विसेज आता है, टर्शरी सेक्टर, ये भी कंट्रीब्यूट करेगा इन टर्म्स ऑफ डिग्रेडिंग द एनवायरनमेंट। सो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, राइट, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विल कीप इंक्रीजिंग, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन विल कीप इंक्रीजिंग, बट अगेन देयर विल कम अ पॉइंट व्हेन दिस विल स्टार्ट टू डिक्रीज। एक ऐसा पॉइंट आएगा जब ये डिक्रीज करना शुरू करेगा, है ना। Environmental degradation is going to lower down. Why will this lower down? This will lower down because of government's intervention again. सरकार के इंटरवेंशन से ये लोअर डाउन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर है कहानी, राइट? We need to understand here. This is a very famous debate between economists and environmentalists. थोड़ा सा applied concept है, समझिएगा प्लीज। So debate क्या है? Debate है that nature is not something which is going to bounce back when you start recovering it later, है ना। मान लीजिए एक मेरे पास एक I have a natural, let's say lake itself, है ना। सो हमारे पास कोई नेचुरल लेक है, हमने क्या किया, इस नेचुरल लेक में पल्यूटेंट्स डंप करते रहे, है ना। इस हद तक पल्यूट कर दिया है कि भाई अब उसके अंदर जो है पैर रखना भी या हाथ रखना भी जो है पॉसिबल नहीं है ना, पल्यूशन लेवल इतना कर दिया है, राइट। सो if that is the state, do you think it is possible to make it recover? Or for example, let's say if we keep drawing water from it, right, do you think it is possible that we will be able to get this natural lake back? है ना, possible ना हो। या फिर रिवर को ही देखिए आपने, रिवर का कोर्स इतना चेंज किया that it is no longer existing today, खत्म हो गया, नॉन एग्जिस्टेंट हो गया, right? So natural resources के केस में it is very much possible that if we choose this point, right, instead of the curve going down, it may just keep increasing, and there may come a point where it may go extinct, खत्म हो गया, it may go extinct, ठीक है, it may go extinct. So environmentalists क्या कहते हैं? Environmentalists say better late than never, right? So they say if you have realized today that this is the level of degradation that we have done, है ना, अगर आपको रियलाइजेशन हो गया है कि हमने इस लेवल का डिग्रेडेशन कर दिया, मान लीजिए आज ये है,
दिस इज द करंट स्टेट, है ना, दिस इज करंट, और आपको रियलाइजेशन है कि हमने इतने लेवल का डिग्रेडेशन कर दिया है, राइट, देन द आइडिया इज टू लोअर इट डाउन। आप वेट मत करिए नेचुरल रिसोर्सेज का, इसको कंप्लीटली नीचे यहां तक लेके आएंगे, वो पॉसिबल ना हो, बट मे बी इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग इट अप टिल दिस लेवल, यहां तक ले आए, राइट। इकोनॉमिस्ट कहेंगे लेकिन सर अभी डिग्रेड तो करेंगे, एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं हाँ कर लो कोई बात नहीं, डिग्रेडेड फॉर द नो प्रॉब्लम, बट यू विल बी एबल टू अगेन इन्वेस्ट इनटू इट। आप जो है स्कीम बनाइए उसको प्रिजर्व करने के लिए, कंजर्व करने के लिए, एंड ट्राई एंड ब्रिंग डाउन दी डिग्रेडेशन एस्पेक्ट, नीचे लेके आए, फिर वापस ग्रो कराया, राइट, फिर बढ़ गया, फिर वापस कम कराया, फिर वापस ग्रो कराया, फिर कम कराया, है ना। अब आप क्या देख रहे हो, कंपैरेटिवली इफ यू कंपेयर इट विद दिस, अगर मैं यहां से स्केल बनाऊं तो यहां पर अगर वो नेचुरल प्रोग्रेशन वैसा रहता तो एक्सटिंक्ट हो जाती, लेकिन यहां मुझे क्या मिल रहा है, आई कैन स्टिल सी दैट द नेचुरल रिसोर्स इज स्टिल प्रेजेंट, अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है। समझ में आया, कर्व की शेप क्या 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 रिप्रेजेंट कर रही है, दो अलग अलग शेप्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, है ना। इट कैन टेक, इसको जरा मैं अलग उससे लिखता हूँ कलर से, सो दैट यू अंडरस्टैंड, राइट। सो ये तो है मेरा फर्स्ट कोर्स, है ना, और ये है मेरा सेकंड कोर्स। एक तो है कि भाई हम पल्यूट करते जाएं, राइट, वी कीप पल्यूटिंग द नेचुरल रिसोर्स एंड देन वी थिंक ऑफ ओके बाय द ईयर 2040 गंगा विल बी पल्यूटेड इनफ, देन वी विल ब्रिंग अप अ प्लान टू स्टार्ट कंजर्विंग द रिवर। 2040 में लगाएंगे, 2050 में लगाएंगे प्लान। दूसरी स्ट्रैटेजी ये है कि भाई जब जितना आपके पास रिसोर्स हो आप इन्वेस्ट करो और आप रिवर को कंजर्वेशन शुरू कर दो, राइट, आप उसको रिसोर्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दो। सो हमने क्या किया, प्रोटेक्ट किया, लेकिन इतना ही हुआ, है ना, अभी इतना ही हो पाया, बट साथ साथ डिग्रेडेशन का लेवल बढ़ रहा है, कोई बात नहीं, फिर हमने किया, फिर कम किया, फिर बढ़ाया, फिर कम किया, राइट, और फिर हम देख पा रहे हैं कि ये टाइम के साथ नेचुरल रिसोर्स अभी भी एग्जिस्ट कर जाएगा कंपेयर टू दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट, राइट। सो ये दिस इज अ वेरी मेजर डिबेट बिटवीन इकोनॉमिस्ट एंड एनवायरमेंटलिस्ट्स। ऑब्वियसली एनवायरमेंटलिस्ट यहाँ प्रिवेल करते हैं क्योंकि वो हमें तरीका बता रहे हैं, दे आर टेलिंग अस अ वे हाउ वी विल बी एबल टू कीप आवर नेचुरल रिसोर्सेज स्टिल अलाइव, स्टिल एग्जिस्टेंट। अपने हिसाब से चलते रहे तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, है ना। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट वी नीड टू कंसिडर, दैट वी नीड टू बेयर इन माइंड, ओके। दिस इज एनवायरमेंटल कुज़नेट्स कर्व, EKC।